नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स लेकर आए हैं यूपी पीसीएस के लिए 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी, यानी पिछले 5 से 6 दिन का ये करंट अफेयर्स होगा। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो भी यूपी पीसीएस संबंधित खबरें हैं, न्यूज हैं, वो सब हम कवर करेंगे। लगभग 20 खबरें ऐसी हैं जो यूपी पीसीएस संबंधित हैं। एक एक करके आप देखिएगा, प्री और मेंस दोनों में पूछ जा सकती है। तो पीसीएस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के आने लगा है। अब वो आप आखिरी में जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वैसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। खबरों के अंदर से भी चीजें निकालनी पड़ेंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो ये पीडीएफ जो है, वैसे मैं आपको समझा रहा हूं आपको, ये पीडीएफ आप पीसीएस गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां फिलहाल जो मैं लिखा हुआ है, ये खबरें लिखी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो अगर यहां पर इस पे लिखा हुआ है, इस चीज पे लिखा हुआ है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से संबंधित आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में ओरली करूंगा, लेकिन जो अगर इस पीडीएफ के इस स्लाइड के अंदर होगा वो एग्जाम में दिखाई देगा आपको। तो पहली खबर ये आई थी, इन फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये सवाल जो है अपने आप इंपॉर्टेंट है, प्री हो या मेंस हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चेंज होने वाला है या चेंज हो गया है। इनफैक्ट कह लीजिए, जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो आर्टिकल 324 के तहत हमारा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रोसेस होता है चुनने का, वो होता है 3 होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। एक हेड होता है, बाकी 2 उसके साथ के होते हैं। अभी तक चला ही आ रहा था कि जब कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर होते थे तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर होता था, यानी 2 लोगों में से जो सीनियर मोस्ट था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाया करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, यानी कुछ सालों से लगातार ऐसा निकल के आ रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रहे हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का एलिगेशन रहा हो, कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए, और अब ऐसा प्रोसेस किया जाए जिससे कि विपक्ष जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के प्रोसेस को थोड़ा चेंज कर दिया गया। अभी तक क्या हो रहा था कि जो सीनियर मोस्ट होता था वो बन जाया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हुआ यह है कि एक नया एक्ट पास हो रहा है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब एक लिस्ट तैयार होगी, यानी कौन, एक ना लॉ कमीशन, यानी कि जो एक सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट है वो ना 5 लोगों की एक लिस्ट तैयार करेगा। उस 5 लोगों की लिस्ट को एक पैनल चूज करेगा। कौन चूज करेगा? एक पैनल चूज करेगा। यानी कि जो पैनल आपका, इसके अंदर पैनल के अंदर कौन है? आपका प्रधानमंत्री है, ठीक है, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन है, और आपका जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है वो इसको चूज करेंगे। यहां पे देख रहे हैं कि इसके अंदर एक जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं को दिखा देता हूं, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी होंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर, 3 लोग। और ये अपने नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी अब फिर से मैं बताता हूं मैं आपको, पहले क्या होता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर होते थे तो उसकी जगह पर सीनियर मोस्ट जो इलेक्शन कमिश्नर होता था वो उनका पद पे आ जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, लोगों को एलिगेशन लगा रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो एक नया सिस्टम बनाया गया है इस एक्ट के तहत, ये 2023 वाला एक्ट के तहत, कि अब पहले क्या होगा कि एक लिस्ट तैयार की जाएगी, 5 लोगों की लिस्ट होगी, 5 मेंबर पर्सन की लिस्ट होगी, जिसमें 2 जो करंटली मौजूद इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो भी होंगे, और 3 और दूसरे भी हो सकते हैं। कुछ 5 लोगों की होगी। उन 5 लोगों की लिस्ट को जो है आगे बढ़ा दिया जाएगा, और एक पैनल होगा जिसके अंदर प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर, ये 3 लोग उन 5 में से एक को चूज करेंगे। जो नाम ये रेकमेंड करेंगे उसको राष्ट्रपति बाद में फाइनल कर देगा। तो ये नया प्रोसेस आया है, और ये प्रोसेस जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे प्री हो चाहे यूपी पीसीएस का मेंस हो, दोनों में पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्रैश कोर्स यूपी पीसीएस 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि प्री इस बार निकल जाए। वैसे मेंस भी निकल जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खासकर जो इंफॉर्मेशन है वो प्री के लिए है। और जो 80-20 का जो स्ट्रेटजी में लेकर आता हूं, जिसमें कि 20% ऑफ जो सिलेबस है
उससे 80% सवाल आएंगे। इस स्ट्रेटेजी के तहत आपको तैयार कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स को। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन इन न्यूज आता है, क्या आता है? निकोलस मेंडोरो। अब निकोलस मेंडोरो जो हैं ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं, तीसरी बार बने हैं। इंपॉर्टेंट है, तीसरी बार बने हैं। कहां के? वेनेजुएला के। कौन है? निकोलस मेंडोरो है। ठीक है, मेंडोरो। और ये वेनेजुएला जो है वो आपका देखेंगे इस साउथ अमेरिका के ऊपर है। आप देख रहे हैं कैरिबियन सी है, यहां पे वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला में बने, बगल में गुयाना है, सूरीनाम है यहां पे। और वेनेजुएला जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है और अमेरिका से बिल्कुल नहीं बनती इसकी। वेनेजुएला के पास बहुत सारे ऑयल रिसोर्सेस हैं, ऑयल संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन सोशलिस्ट कंट्री होने के कारण ये अपने संसाधनों को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अभी कुछ सालों पहले आपने यहाँ पे एक हाइपर इन्फ्लेशन की खबर सुनी होंगी कि बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पर होता है वेनेजुएला के अंदर। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाना, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाना, यानी कि लगभग 180% या 200% तक की महंगाई जो बढ़ जाती है उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो कई बार एग्जाम में सवाल भी आया कि भैया हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री है जो हाइपर इन्फ्लेशन से ग्रसित है? तो वेनेजुएला है। आजकल 180 हो गया, 180% के आसपास है। कुछ और कंट्रियां भी हैं ऐसी जैसे जिम्बाब्वे वगैरह कंट्री जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन आता रहता है, एग्जाम में आता रहता है। तो चाहे वो आपका निकोलस मेडोरो के नाम से पूछ लेंगे, चाहे आपका वो वेनेजुएला कहां पर है वो पूछ लेंगे, या आपका हाइपर इन्फ्लेशन क्या है ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अगली खबर चलते हैं। इंडिया जर्नी सो फार ऑन द एआई मिलिट्री बैंड वैगन। देखिए अब यहां पे क्या हो रहा है, ये द हिंदू की खबर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भारत जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एआई को और भी ज्यादा हेल्पफुल करना, खासकर किसके अंदर? मिलिट्री इसके अंदर। ठीक है, मिलिट्री इसके अंदर। तो इंडिया जो है काफी ज्यादा इसके अंदर एक डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा है। और लगभग जो है लगभग $75 बिलियन का जो बजट होता है उसमें से काफी जो पैसा जो है वो एआई के ऊपर खर्चा किया जाएगा। ठीक है, अब ये माना कि बिल्कुल भाई ठीक है, ये एआई के ऊपर अब किया जाएगा, इसको हम इंद्रजाल भी कहते हैं। जो इंद्रजाल जो है ड्रोन सिस्टम है इंडिया का है, तो उस ड्रोन सिस्टम जो है सिक्योर सिस्टम है कि एक यहां पर लगातार आपके इंद्रजाल का मतलब क्या कि जैसे ये इलाका है तो अगल बगल ये ड्रोन सिस्टम रहेगा जो कि आपके सिक्योरिटी के लिए रहेगा, उसको इंद्रजाल कहते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड। ये इसको एआई से कनेक्ट किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ये इफेक्टिव हो सके, ह्यूमन एरर कम हो सके। ठीक है, अभी आप देखेंगे एआई के ऊपर क्या हो रहा है, ये तो इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि इंडिया के अंदर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे एआई को और मजबूती मिल सके इंडिया के अंदर भी और उसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके हम लोग। ठीक है, अच्छा अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर देखते हैं थोड़ा सा, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एआई को लेकर। देखिए इसको थोड़ा सा समझेगा क्योंकि ये ना मेन से सवाल है आपका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिजिटल डेटा। ये देखिए एआई काम कैसे करता है। एआई काम करता है, मान लीजिए एआई कोई मशीन है, इसको पहले आपको डेटा देना पड़ता है, खूब सारा डाटा देना पड़ता है। उस डाटा को ये एआई प्रोसेस करता है और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देगा। जितनी उच्च कोटि का डेटा होता है उतनी उच्च कोटि का आपका यहाँ पर आउटपुट होता है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का डेटा रहेगा, अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में उस हाई क्वालिटी का डेटा ही अवेलेबल नहीं है जिससे कि ट्रेनिंग सिस्टम जो है बेहतर हो सके। ये बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है कि फंड्स की बहुत कमी है, फंड्स है नहीं यहाँ, पैसा उतना। ठीक है, इंडिया ठीक है अपने बजट के ऊपर $75 बिलियन खर्चा कर रहा है, लेकिन जितना एआई पे खर्चा करना चाहिए अभी नहीं, क्योंकि अभी इंडिया के पास एयरक्राफ्ट नहीं है। हमारा एयरफोर्स ऑलरेडी पीछे चल रही है अपने। ठीक है, 4th जनरेशन पे फंसे हुए, चाइना देखो 6th जनरेशन तक पहुंच गया हुआ है। तो इंडिया को अब वहां अपडेट करना है, बाकी मिसाइल सिस्टम के अंदर अपडेट करना है। तो एआई के लिए कितना फंड निकाल पाएंगे ये वक्त बताएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है और क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है? जो एआई सिस्टम है बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है। ठीक है, फंड्स की कमी है हमारे पास है, डिजिटल डेटा की कमी हमारे पास है। इंडिया's पॉलिसीज ऑन एआई आर स्टिल वेरी फ्रेगमेंटेड। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि लैक ऑफ गाइडेंस है कि भाई क्या किया जाए, अभी भी क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं हो रही है कि लैक ऑफ गाइडलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन, कि हम एआई को यूज कैसे करेंगे। अभी भी डाउट्स है, संशय चल रहा है कि यार ऐसा ना हो कि एआई हम पे कंट्रोल कर ले, हम ही पे इंसानों पे कंट्रोल कर ले। तो अभी जो है इंप्लीमेंटेशन को लेकर बहुत पिक्चर है, बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई आउटलाइंस इंडियाज विजन फॉर डिप्लॉइंग एआई, नो मैकेनिज्म फॉर डिप्लॉयमेंट। अब वही बात कि अभी तक कोई
मैकेनिज्म ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं बन पाया है। तो अभी हम कह सकते हैं कि एआई बहुत ही शुरुआती दौर में है, जहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं, चाहे डेटा की प्रॉब्लम हो, चाहे पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे एक्सपर्टीज की प्रॉब्लम हो, लेकिन एक पॉलिसी मेकिंग सिस्टम, पॉलिसी मेकिंग में भी वहां पर दिक्कत आ रही है, जहां पर सरकार को भी अभी क्लियर नहीं है या एक्सपर्ट्स को भी क्लियर नहीं है कि एआई को यूज कैसे करें, किस लेवल तक करें, कितना करें। तो अभी एक डायलेमा की स्थिति है। हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल के बाद जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी वैसे वैसे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे डीआरडीओ वगैरह है, डीआरडीओ के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगली खबर चलते हैं। इराक यूए गेन्स एज इंडिया's रशियन ऑयल इंपोर्ट स्लिप्स टू 12-month लो इन दिसंबर एमिड मॉस्को हाई डोमेस्टिक डिमांड। अब देखिए यहाँ पे एक खबर कैसे बनती है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और इसको समझते हैं। अब एग्जाम में सवाल क्या है, सिंपल सवाल आएगा, एक ही सवाल आएगा कि भाई इंडिया जो है सबसे ज्यादा तेल कहां से खरीद रहा है। तो इंडिया ने सबसे ज्यादा तेल जो है हाल फिलहाल में रशिया से खरीद रहा है। ये बस आपको याद रखना है कि रशिया से सबसे ज्यादा इंडिया तेल खरीद रहा है। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय होता है कि रशिया, हमेशा हमने सोचा कि इराक या ईरान या सऊदी अरब से तेल आता, नहीं, इंडिया का जो तेल है वो रशिया से आ रहा है, क्योंकि रशिया पे सैंक्शन लगे थे, पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं, तो इंडिया वहां पर सस्ता तेल खरीद पा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा तेल खरीद रहा है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि रशिया के अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो एनुअल मेंटेनेंस के लिए वो रोका गया उनको, ठीक है, बंद पड़ी हैं, तो जो तेल है वो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए कर रहे हैं, अपने अपने काम के लिए कर रहे हैं। अब इंडिया को तेल चाहिए, तो इंडिया को तेल तो चाहिए, बट जिस क्वालिटी का तेल रशिया हमें दे रहा है उसी क्वालिटी का तेल हमें चाहिए, हमें ज्यादा वेरिएशन ना करना पड़े। देखिए तेल भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग ग्रेड के होते हैं, ठीक है, तो उनको जब रिफाइनरी में लाया जाता है तो अलग अलग रिफाइनरी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, रिफाइनरी के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि हमारा आउटपुट अच्छा आ जाए। तो रशिया से तेल हम पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे थे, तो हमारी रिफाइनरी उसी के हिसाब से एडजस्टेड थी। अब रशिया से तेल नहीं ले रहे हैं तो हम कहीं और से लेंगे, तो हमने उसी प्रकार का तेल चाहिए, उसी क्वालिटी का तेल चाहिए, तो वो हम कहां से ले रहे हैं, तो वहां हम देख रहे हैं कि इराक से हम लोग तेल ज्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि इराक का जो तेल है वो मोर और लेस रशिया के तेल के हिसाब से ही है, तो हमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसी में काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत करके हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल क्वेश्चन क्या बनेगा आपके कि इंडिया अपने जो ऑयल है वो कहां से ले रहा है, सबसे ज्यादा रशिया से ले रहा है, बस ये सवाल याद रखिएगा बस। ठीक है, अब हाल फिलहाल में इराक और यूएई का गेन हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं रशिया इंपॉर्टेंट है, रशिया में फोकस कीजिएगा। इंडिया ज्वाइंस ह्यूमन एक्सपर्ट्स पैनल ऑन बिग डेटा मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब एक सवाल कैसे आता है, ह्यूमन का सवाल है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री हो मेंस दोनों में आएगा। देखिए यूनाइटेड नेशंस की अलग अलग उनके पैनल्स होते हैं, अलग अलग एजेंसीज होती हैं, ठीक है, उसके मेंबर्स बनना पड़ता है, कमिटीज के अलग अलग कमिटीज होती है, उनके मेंबर बनना पड़ता है। एग्जाम में सवाल भी आता है कि भाई फला यूएन की इस कमेटी का मेंबर भारत है कि नहीं है, इस तरह का सवाल आता है। अब क्या हुआ है कि यूएन एक्सपर्ट्स पैनल, एक एक्सपर्ट पैनल बनाया यूएन ने, कौन, बिग डेटा मॉनिटरिंग जो है कर रहा है, कमेटी का नाम क्या है, यूएन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो है एक कमेटी बनाई है जिसका काम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भी है, यानी कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको मॉनिटर करना। और वो मॉनिटर कैसे कर पाएंगे, जो अलग अलग प्रकार का डेटा आ रहा होता है, अलग अलग देशों का, अलग अलग जगह से अलग अलग पैरामीटर्स के साथ डेटा आ रहा है, उस डेटा को कंपाइल करके उसमें से रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, तो बिग डेटा का मतलब क्या होता है, बहुत सारा डेटा आ रहा है, उसको कंपाइल करना और उसमें से आउटपुट निकालना। ठीक है, और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से देखना कि भाई ये चीजें क्या हो रही हैं। तो इस एक्सपर्ट कमेटी का भारत मेंबर बन गया है, बस ये है, इंडिया हैज ज्वाइंड द यूएन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, a key body focused on leveraging the big data to monitor and report on the sustainable development goals. ठीक है, बस इतना याद रख लीजिएगा। This follows India's recent membership in the United Nations as a responsible. ठीक है, की बात है। अब देखिए, अब ज्योग्राफी का सवाल आ गया, क्या है, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है, इसका नाम है डेकेल्डी आया है एक ट्रॉपिकल। अब देखिए ये सवाल ना 2-3 तरह के सवाल बनेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि ट्रॉपिकल क्या होता है, अगर नहीं पता तो बताता हूं मैं आपको। ये है हमारी पृथ्वी है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ये बीच का इलाका होता है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल है यानी कि ऐसा स्टॉर्म जो कि इस रेंज में है, ठीक है, इसका नाम है डेकेल्डी। ठीक है, डेकेल्डी है, ठीक है, ये कहां आया है, ये आया है हमारा
मेडागास्कर के पास आया। देखिए ये मेडागास्कर देखिए, यानी अफ्रीका है नीचे, डेकेल्डी जो आया है ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है, और ये आपका डेकेल्डी जो है स्ट्रॉम आया है। पहला सवाल तो ये बनता है, ठीक है। यहां पर आपका इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन है, डेकेल्डी आया है, मेडागास्कर पे आया है। पहली चीज तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा तूफान मेडागास्कर में आया है, डेकेल्डी आया है, क्योंकि इस तरह का सवाल आता रहता है कि कौन सा तूफान कहां किस देश को टच कर रहा है, ये आ जाता है। पहला सवाल तो ये बन जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है जो खबरों में आया था, बहुत छोटी सी खबर थी, वो था डेकेल्डी तो तूफान आया है मेडागास्कर में, लेकिन मेडागास्कर के पास ना एक छोटा इलाका है, मायोटी नाम है इसका, मायोटी, देख रहे हैं आप इसको, यहां देखते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं मायोटी, ठीक है। तो खबरों में आया कि मायोटी पे भी तूफान आया हुआ है। अब पेपर में खबर कैसे आती है, मेडागास्कर में तो आया हुआ है, मेडागास्कर तो बड़ा कंट्री हो गया, बड़ा इलाका है, लेकिन बगल में छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम मायोटी है, और मायोटी पे भी इसका इफेक्ट आया हुआ है। तो मायोटी जो है वो किस पे कंट्रोल है, इसका फ्रांस का कंट्रोल है, फ्रांस कंट्रोल है मायोटी पे, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल कैसे आता है, एग्जाम सवाल आता है कि कौन सा आइलैंड पर किस देश का कब्जा है। जैसे ग्रीनलैंड के पास किसका कब्जा है, डेनमार्क का, ठीक है। तो मायोटी पे किसका कब्जा है, फ्रांस का। चूंकि तूफान आया है, खबरों में है, एग्जाम में सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। रशिया फॉर्म्स एन इमरजेंसी टास्क फोर्स एज अ क्रिच स्ट्रेट ऑयल स्पिल कंटिन्यूज टू स्प्रेड। अभी खबर आई है कि भाई रशिया का एक्सपर्ट पैनल तैयार हुआ, एक इमरजेंसी टास्क फोर्स तैयार हुई, जो कि एक क्रेच स्ट्रेट है वहां पर जो तेल बिखर गया था उसको ठीक करने के लिए आया हुआ है। कोई बात नहीं, तेल समुद्र में गिर गया है, उसको ठीक किया जा रहा है। अब वर्ड आया है क्रेच स्ट्रेट। क्रेच स्ट्रेट कहां पर है, ठीक है। तो क्रेच स्ट्रेट जो है, इसको फोकस करेंगे तो आप देखिए इस फोटो के अंदर कि जो क्रेच स्ट्रेट है वो यहां पे देख रहे हैं, ये है यूक्रेन, ये है रशिया, ठीक है, ये सी ऑफ एज़ोव और ये है ब्लैक सी, और इन दोनों को जोड़ता हुआ है क्रेच स्ट्रेट। यहां पर क्रीमिया है, एक आपने खबरों में सुना ही होगा, ठीक है, यहां पर रशिया ने ऑक्यूपाइड ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी को जोड़ता हुआ है उसे क्रेच स्ट्रेट कहते हैं। एग्जाम में इस तरह से चीजें आती हैं, हो सकता है पूछते हैं कि क्रेच स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है, सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी, इन दोनों को जोड़ रहा है। इस पर आप ध्यान रखिएगा दोनों के ऊपर, क्योंकि खबर में ये चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में सवाल पेपर से ऐसे निकलते हैं। जरूर नहीं कि वो पूछेगा कि क्या है, तेल कहां गिर गया, क्या गिर गया, नहीं, वो जगह पूछेगा, ज्योग्राफी से जोड़ पूछ लेगा आपसे वो, ठीक है। अच्छा, फोर्स चेक, देखिए आपको पता ही है कि कैलिफोर्निया यानी अमेरिका, यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर वाइल्ड फायर लग गई, यानी कि आग लग गई है। आप देख रहे हैं बहुत बुरी आग लगी हुई है, इतनी भयंकर आग लगी हुई है कि उसको बुझाने में अमेरिका के छक्के छूट गए, ठीक है। तो वहां पर आप देख रहे होंगे पानी डाल ही रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे जहाज से ना ये लाल कलर का पाउडर डाला जा रहा है। और लाल कलर का पाउडर जो है ना, ये आग बुझाने काम आ रहा है। तो ये लाल कलर का पाउडर जो है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फोर्स चेक, फोर्स चेक नाम है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है, लाल रंग का पाउडर है, फोर्स चेक है, जहाज से छिड़का जाता है, जिससे कहा था कि आग जा सकता है ये। अब इसको कहते क्या है, इसका टेक्निकल नेम क्या है, अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड स्लरी, ठीक है, एक ऐसा घोल जो अमोनियम फॉस्फेट से बना हुआ है। अमोनियम फॉस्फेट से बना हुआ एक घोल है जिसको जहाज के ऊपर से छिड़का जाता है, जिससे कि आग, वाइल्ड जो फायर है उसको बुझा सके, और उसका वैसा नाम क्या है, फोर्स चेक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी खबर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगली खबर है, व्हाट आर द यूजीसी's न्यू ड्राफ्ट रूल्स ऑन वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट। अच्छा, अब बड़ी खबर अच्छी है कि जो वाइस चांसलर होते हैं, यानी कौन, जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो हेड होते हैं ना, तो उन्हें वाइस चांसलर कहते हैं। चांसलर कौन होता है, गवर्नर, स्टेट में गवर्नर है, चांसलर कहते हैं, और जो यूनिवर्सिटी का जो होता है उसे हम वाइस चांसलर कहते हैं। अब वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट को लेकर ना एक नया अपडेट आया है। क्या अपडेट है, पहले समझते हैं कि एक एक्ट पास हुआ है, क्या नाम, बहुत लंबा एक्ट है, यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2025। लंबा सा है, यूजीसी का एक्ट है 2025 वाला। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया देखो ऐसा है, जो वाइस चांसलर है इसके अपॉइंटमेंट में गवर्नर का रोल ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रहेगा।
वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में गवर्नर का रोल ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? सेंटर। ठीक है, अब सेंटर ने गवर्नर को अपॉइंट किया, अब गवर्नर जो है वही वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहा है। तो यहां पर स्टेट्स बोल रहे हैं कि यार आप ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो हमारे मैटर के अंदर, यानी कि सेंटर का कंट्रोल हम पे ज्यादा हो रहा है, स्टेट्स के ऊपर हो रहा है, इसलिए जो है विवाद छिड़ा हुआ है। तो इस पर और खबरें जब आएंगी तो मैं बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको मोटा मोटा पी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। ठीक है, जेड मोहरा टनल, जेड मोहरा टनल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टनल बनाया है भारत ने, 2700 करोड़ रुपया खर्चा करके एक टनल बना है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे जेड मोहरा, ठीक है यहां पे, ठीक है, अब आप देखेंगे तो जेड मोहरा टनल है, ये श्रीनगर कारगिल से यानी लद्दाख से, ठीक है, इनफैक्ट कहते हैं लद्दाख से जो है वो आपका जब कश्मीर जोड़ दे रहा है, यानी कि कारगिल से श्रीनगर को जोड़ रहा है, लद्दाख से इस तरह का वो पूरा यहां से जोड़ रहा है। खासकर यहां पर देखेंगे दो इलाके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट को बोलते हैं सोनमार्ग और एक है तनगन। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। अब ये 2700 करोड़ रुपए खर्चा करने की क्या जरूरत थी भाई? सड़क बनी तो थी यहां पर, तो क्यों जोड़ने? तो देखिए ऐसा था कि जब बर्फ गिरती थी, बारिश होती थी, खासकर सर्दियों के अंदर, ये जो पुराना रोड था ये ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, और ये इलाका जो है ये बिल्कुल कट के रह जाता था। तो 24/7 चलता रहा, 12 महीने चलता रहा है। तो एक पहाड़ में से एक टनल बनाई गई है जिसको जेड मोहरा टनल बोला जाता है। 2700 करोड़ खर्चा किए हैं। अब 12 महीने 24 घंटे जो है ये इलाका जो है वो बाकी मेन लैंड से कनेक्टेड रहेगा। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि वो, तो जो भी सैलानी आना जाते हैं, घूमने आना जाते हैं, उनको बहुत अच्छा आता है वो ऐसे। हर साल क्या होता था, जब भी वो लोग घूमने के लिए जाते थे, बरसात हो गई, बर्फ गिर गई, पता लगा हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए वो लोग ब्लॉक हो गए, वो लोग इधर जा ही नहीं पा रहे हैं। वो कंडीशन नहीं आएगी जेड मोहरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको लद्दाख से कश्मीर जोड़ रहा है। लगभग 6.5 किलोमीटर की टनल है ये, 6.5 किलोमीटर की। 2700 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 2700 करोड़ रुपया खर्चा किया गया इसके अंदर, और सोनमार्ग को कंगन से जोड़ा गया हुआ है। ठीक है, और पास में देखिए जोजिला पास भी जो है, और अगर आप फोटो में देखिए तो ये देखिए ये बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, ये टनल है। गंगा सागर मेला, आजकल कुंभ चल रहा है। अब कुंभ पे लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। तो जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, तो उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया, कहते यार ठीक है कुंभ पे आप खर्चा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो खास मेला होता है, कौन सा? गंगा सागर मेला। कहां का? वेस्ट बंगाल का। गंगा सागर मेला लार्जेस्ट मेला इन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का बड़ा खास मेला होता है गंगा सागर मेला। तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा नहीं कर रही है, नहीं दे रही है हमें। तो चूंकि खबर है, अपने आप इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में सवाल कैसे आता है कि कौन सा मेला किस राज्य में होता है? तो गंगा सागर मेला कहां है? वेस्ट बंगाल में है। गंगा जब सागर से मिलती है तो उसके मुहाने के ऊपर जो है ये मेला बनता है। कन्फ्यूजन ऑफ द गंगास एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गंगा सागर मेला कहां है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। सिल्वर नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर नोटिस, एक नया नोटिस आया है, आपने नाम सुना होगा रेड कॉर्नर नोटिस। ठीक है, इंटरपोल वाला। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है सिल्वर नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर नोटिस। सिल्वर नोटिस खबरों में है क्यों? क्योंकि मोदी जी की ये एक ड्रीम था। क्या था कि मोदी जी ने 2015 में बोला था कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न होना चाहिए, सिस्टम अंडर इंटरपोल के अंदर एक सिस्टम होना चाहिए कि जो टू ट्रेस मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है जो विदेशों में हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या है कि जो कोई क्रिमिनल है, उसने यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी की, यहाँ पे करप्शन किया और पैसा ले जाके मान लेते हैं न्यूजीलैंड में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे जाकर उसने प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, यहाँ का पैसा उठा के वहां डाल दिया। तो अब भाई वहां चला गया, वहां तो उसने कुछ क्राइम किया नहीं है, तो वहां तो बढ़िया तरीके से रह रहा है। इंडिया में क्राइम करके वो भाग गया, तो अब इंडिया कैसे पकड़ेगा भाई? तो ऐसे केसेस में जो लोग पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, क्रिमिनल, वैसे नहीं, मर्डर करना और सीरियल किलर हो जाना वो अलग चीज है, टेररिस्ट हो जाना अलग बात है, वहां पर रेड कॉर्नर नोटिस आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, वित्तीय अपराध कर रहे हैं, उनके लिए उनको पकड़ सके, तो उसके लिए सिल्वर नोटिस यहां पे जारी किया गया है। तो ये इंटरपोल का है, और ये जो सिल्वर नोटिस है, कहते हैं कि ये जो है बेटर रहेगा MLAT से। ML जो होता है, इसका मतलब है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी जो होती है। यानी कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक ट्रीटी हो गई है कि हाँ भाई हम आपको जो है दे देंगे
अगर आपका कोई क्रिमिनल आपके देश से क्राइम करके इंडिया हमारे देश में आया होगा तो हम उसे वापस कर देंगे। तो ऐसी ट्रीटियां होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटी जो है वो सिल्वर नोटिस है। इसमें क्या है, इसके अंदर सिंपल सा है कि ये इंटरपोल को इन्वॉल्व करता है, ये और बाउंड करता है कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी हो चुका है तो उसके खिलाफ वो सरकार, वो देश जो कदम उठाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर नोटिस, इसको आप ध्यान रखिएगा इस बात पे। टॉप 10 स्लो सिटी। अब देखिए सबसे स्लो सिटी है, मतलब कि ऐसा शहर जहां पे ट्रैफिक की वजह से चीजें बहुत स्लो चल रही हैं, ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है, ठीक है। तो उसकी एक लिस्टिंग तैयार की गई है, उसमें जो है वैसे प्राउड करने वाला तो नहीं है, लेकिन ये टॉप 5 की लिस्ट है। टॉप जहां 10 लिखा, लेकिन 5 ही बता कि इंडिया सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक पे है। यानी कि कलकत्ता जो है सबसे स्लो है, यानी कि 10 किलोमीटर पूरा करने के लिए लगभग 34 मिनट और 33 सेकंड लगते हैं एवरेज। 10 किलोमीटर को कवर करने में 34 मिनट और 33 सेकंड लगते हैं। वहीं आपका जो नंबर 1 पे आया है वो है आपका बरेंक्यूला कोलंबिया। बरेंक्यूला कोलंबिया जो है वो है, उसको 36 मिनट 6 सेकंड लगते हैं 10 किलोमीटर करने में। वहीं बेंगलुरु भी वैसे ही है, पुणे भी वैसे ही है। तो ये आपकी रैंकिंग है। तो बरेंक्यूला नंबर 1 है, बाकी कलकत्ता इंडिया में नंबर 1 है। और बरेंक्यूला कहां पर है? कोलंबिया में। कोलंबिया कहां पर है? हमने पढ़ा था वेनेजुएला, वेनेजुएला बगल में जो है कोलंबिया है। आपने देखा वेनेजुएला, इसकी इस तरफ कोलंबिया है, इधर आपका गुयाना और सूरीनाम पे। वी नारायणन, देखिए पर्सनल न्यूज है। वी नारायणन नए इसरो के चीफ बने हैं। जो हमारे सोमनाथ जी हैं वो रिटायर हो गए हैं, अब उनकी जगह पर वी नारायणन जो है इसरो के चीफ रही है, ठीक है। 2 आइलैंड, अभी तो हमने मायोटी पढ़ लिया था हमने, वहां पर जो है स्ट्रॉम आया था, लेकिन 2 आइलैंड और बड़ी खबरों में है। एक है ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड, और दूसरा है फोरे आइलैंड। पैरो जो आइलैंड है, ये खबर क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि ये ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड है जो हम डेनमार्क से ले लेंगे, और अगर हमें हथियार भी इस्तेमाल करना पड़ा, आर्मी संकट, हम ले लेंगे। तो आजकल तो वैसे ही आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी एक्टिव है सब चीजों में। तो खैर वो जो करेंगे करेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है हमारा, हम बताते हैं कि ग्रीनलैंड जो है और फोरे आइलैंड जो है, देख रहे हैं आप, ये डेनमार्क के अंडर में आते हैं। डेनमार्क वैसे ऑटोनोमस है, लेकिन डेनमार्क का कंट्रोल है। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, फोरे आइलैंड, ग्रीनलैंड किससे अंदर? डेनमार्क के अंदर। कई बार पूछा गया सवाल, पूछा भैया, भविष्य में भी पूछा सकता है। जैसे मायोटी जो है वो फ्रांस का था, वैसे ये आपका डेनमार्क का है, ध्यान रखिएगा, खबरों में है इसलिए मैं जिक्र किया। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, यानी कि ग्राउंड वाटर के अंदर जो है वो पानी गंदा हो रहा है। गंदा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर नाइट्रेट जो है उसकी प्रेजेंस ज्यादा हो गई है। ये खबर इंडियन द हिंदू ने छापी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द हिंदू की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो कहता है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हाई इन इंडिया। क्यों है? अब इसको देखिए कि ये ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन जो है वो नाइट्रेट की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? नाइट्रेट प्रेजेंस। और भी होता है, लेकिन नाइट्रेट की वजह से ज्यादा दिक्कत कर रही है। नाइट्रेट की प्रेजेंस जो है ज्यादा हो रही है। और 2023 में लगभग 440 जिले जो थे वो, उसमें ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा थी एज कंपेयर टू 2017, जब मात्र 359 जिलों में था। यानी कि 56% जो है डिस्ट्रिक्ट की बढ़ोतरी हो गई है। यानी कि पहले 2017 में कम जिलों के अंदर ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट था, मात्र 359 था, जो बढ़कर 440 हो गया है। ये अब धीरे धीरे करके हर जिले के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है। अब नाइट्रेट की मात्रा पानी में बढ़ जाने से वही पानी जब लोग पीते हैं तो प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है इसको समझते हैं बात को। पहली प्रॉब्लम जो होती है वो पहले सेकंड लेवल, जो अगर आदमी कोई पानी पी लेगा इस तरह की नाइट्रेट वाली, तो उसको मिथिलमोग्लोबिनिमिया जो होता है, ठीक है, वो हो जाएगा। वो क्या होता है इस बीमारी में, जो हमारा रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैरी करने की, ऑक्सीजन जो कैरी करता है आरबीसी, ठीक है, उसको उसकी कैरी करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसको बोलते हैं, तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट है ये मिथिलमोग्लोबिनिमिया जो है, ये बीमारी है, ये कब होती है? ये नाइट्रेट हो जाती है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के लिए रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा कहता है कि एल्गल ब्लूम हो जाएगा। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या होता है? एल्गल ब्लूम का मतलब होता है कि जब ये नाइट्रेट पानी जो है
ऊपर आ जाएगा, अगर मान लो तालाब में आ जाए या ऊपर आ जाए, तो वहां पर जो एल्गी होती है, ठीक है, जो काई होती है, उसकी ग्रोथ बढ़ा देगा। क्योंकि नाइट्रेट आएगा तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। ग्रोथ बढ़ जाने से क्या होती है, ये काई जब बढ़ जाएगी, हरे हरे काई जो तालाब में बढ़ जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये सारा ऑक्सीजन जो पानी का होता है, इसको ये ऐसे ढक लेंगे, तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा नहीं पाता, ये एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगा, और जो तालाब का पानी है वो उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाने से क्या होता है कि जो अंदर जो आपकी जो मछलियां हैं या जो लिविंग जितने भी चीजें होती हैं वो मरना शुरू होती हैं। अगर वो मर जाती हैं तो धीरे धीरे करके पानी जो है वो सड़ना शुरू होता है, वो सड़ जाता है और पूरा खराब हो जाता है। तो नाइट्रेट के दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है आपको एक बीमारी लग जाती है, जैसे कि आपकी आरबीसी कैरी करने की, जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता जो आरबीसी के अंदर है वो कम हो जाती है, और दूसरा आपका एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। कुछ स्टेट्स के बारे में जिक्र किया है, जिसका हम देखेंगे कि राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु ज्यादा ही इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिसाइजर, देखिए अब क्या बोल रहे हैं, ये द हिंदू की खबर है। ये द हिंदू की खबर क्या बोलता है ये कि भाई आईआईटी रुड़की ने एक बैक्टीरियल एंजाइम को इस्तेमाल किया है कि वो जो प्लास्टिसाइजर हैं उस पर कंट्रोल कर सके। प्लास्टिसाइजर्स, अब आप पूछोगे क्या होता है प्लास्टिसाइजर, क्या होता है, ये है प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर क्या होता है, जैसे कि आप कोई बोतल हो गई, ठीक है, या कोई खिलौना हो गया, जिसमें आपने कलर होता है ना, रेड कलर का खिलौना हो गया, या कोई बोतल है और नीले रंग की बोतल है, तो वो जो नीला रंग या हरा रंग या जो भी रंग होता है, जो कि आप किसी कॉस्मेटिक की बोतल पे लगाया जाता है, या किसी क्रीम की बोतल पे लगाया जाता है, या किसी खिलौने पे लगाया जाता है, वो जब आप टच करते हो, जब आप पकड़ते हो ऐसे करके, तो वो जो पेंट है वो आपके हाथ में आ जाता है, वो प्लास्टिक आपके हाथ में आ जाता है, और उससे आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे कि आपकी बीमारी लगती है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए आईआईटी ने बैक्टीरियल एंजाइम यूज किया है, जिससे कि वो प्लास्टिसाइजर की है वो कम किया जाए। Once integrated into bacteria, the enzymes remain active for a longer time, and bacteria can be used continuously for degrading the plasticizers. Plasticizers are the chemicals added to plastics and personal care products to enhance flexibility and shine, and commonly found in the items as a baby toys, shampoo, soaps, and food containers. Plasticizers can be absorbed through the skin, making them a direct threat to the human health. यानी इसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने छुआ तो आपके स्किन के माध्यम से भी ये प्लास्टिसाइजर जो होते हैं वो शरीर में जा सकते हैं और चले जाते हैं, तो बीमारी की प्रॉब्लम करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आईआईटी रुड़की वालों ने एक एंजाइम्स बनाया है जो कि इस चीज को कंट्रोल कर लेता है। व्हाट इज द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था इंडिया, ये अपना में 19 आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो है 2020 का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपका जीन सीक्वेंसिंग होती है, डीएनए जीन सीक्वेंसिंग होती है, उसको दिखाया गया है। अब इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग लोग रह सकते हैं, तो इंडिया में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, ठीक है। लोग अलग अलग हैं, उनका डीएनए अलग है, उनका थोड़ा जीन के अंदर वेरिएशन है, ठीक है। अब जो दवाइयां बनती हैं, मान लो पैरासीटामोल बन गया या कोई दवाई बन गई, तो जो दवाई बनती है वो जर्नलाइज बनती है, यानी कि एक दवाई बनी है वो सबको यूज दिया जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि एक जगह वो एक डीएनए में, मान लो एक व्यक्ति का डीएनए है, ठीक है, डीएनए इसको हम 1 कह देते हैं, तो वो दवाई इस पे इफेक्टिव हो, तो जरूरी नहीं है कि वो इस पे भी इफेक्टिव होगी, दूसरे वाले पे भी इफेक्टिव होगी। ये बंदा अलग, ये मान लो ये आपका लद्दाख में रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में रहता है या तमिलनाडु में रहता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग होने के वो अलग अलग जीन्स भी ऐसी हैं, ठीक है। तो दवाई जो होती है वो कहीं तो इफेक्टिव होती है, कभी इफेक्टिव नहीं होती है। तो इस चीज को करने के लिए ये क्या गया कि इंडिया ने एक जीनोम प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके अंदर से 99 एथनिक पॉपुलेशन, जो भारत की लगभग 99 एथनिक पॉपुलेशन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की पॉपुलेशन, कोई ट्राइबल होगा, कोई पहाड़ी होगा, कोई समुद्र किनारे रह रहा होगा, कोई आइलैंड में रह रहा होगा, तो ऐसे 99 पॉपुलेशन के डीएनए लेकर उसको सीक्वेंसिंग की है और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, जहां पर कंपनियां, दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, उस डेटा को इस्तेमाल करके दवाई बना सकें, और वो दवाई इतनी इफेक्टिव हो कि अलग अलग कस्टमाइज दवाई बना सके, कि ये दवाई जम्मू कश्मीर के लिए ही इफेक्टिव है, ये दवाई छत्तीसगढ़ और वहां के झारखंड के लोगों के लिए इफेक्टिव है, ये दवाई जो है आपके अंडमान निकोबार के लिए इफेक्टिव है, इस तरह से बनाया जा सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीनोम प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको आप देखिएगा।
सेंटर शेयर्स द सेंटर शेयर इन स्टेट्स रेवेन्यू हैज सर्च इन द लास्ट तक है। अब देखिए ये एक ना बड़ा आपको पता ही है कि सेंटर जो है वो पैसा भेजता है स्टेट को, ठीक है। अब ठीक है, एक हद तक तो अच्छा लगता है, लेकिन हमने क्या देखा, ये रिपोर्ट है कि भाई 2016 से लेकर 2025 तक, यानी 10 साल, जो याला 10 साल है, 16 से 25 तक का, यहां पर जो सेंटर के, जो स्टेट के पास जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, वो 23% से 30% जो पैसा है वो सेंटर द्वारा दिया जा रहा है। सेंटर द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो कितना है, लगभग 25 से 30% है स्टेट के पास। वहीं अगर उससे पहले चले जाएंगे, उस 10 साल से पहले चले जाएंगे, तो ये 25-30 का जो आंकड़ा है वो 20-24% के आसपास था। देखने को क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि जो स्टेट हैं उनकी डिपेंडेंसी सेंटर पे ज्यादा हो रही है और वो पैसों के लिए सेंटर के मोहताज बनते जा रहे हैं। अब दो तीन चीज हो सकती है, ये हो सकता है कि स्टेट के पास रेवेन्यू जनरेट करना का बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, उनके पास कोई माइंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सेंटर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब ये बात कोई अच्छी बात नहीं होती है कि सेंटर जो है वो स्टेट्स की जिम्मेदारी ले। सेंटर चाहता है कि स्टेट जो है अपने आप में डेवलप हो, अपने पैरों पे खड़े रहें, जिससे कि वो दिक्कत ना हो, भाई पैसा खर्चा ना करना पड़े ज्यादा, ठीक है। लेकिन डेटा शो कर रहा है कि स्टेट की पैसा कमाने की क्षमता गिरी है और उसकी डिपेंडेंसी स्टेट सेंटर्स के ऊपर बढ़ी है, जो कि कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेंस में आप डेटा इसको यूज कर लीजिएगा। बाकी हम देखते हैं जोसेफ ऑन। जोसेफ ऑन कौन है, ये आखिरी है। ये लेबनान जो है, आप देखते हैं ना, ये इजराइल है, लेबनान है, अभी बड़ा बवाल होता है, सीरिया है, सीरिया में तो लेबनान, सीरिया, तो लेबनान के अंदर जो जोसेफ ऑन है, यहाँ पर हिजबुल्ला वगैरह थे, यहाँ पर इजराइल और लड़ाई हो रही थी, इजराइल की और हिजबुल्ला की लड़ाई हो रही थी, तो लेबनान में यहाँ पर हो रहा, तो लेबनान के नए प्रेसिडेंट बने हैं जोसेफ ऑन। तो जोसेफ ऑन 2 साल के बाद लेबनान के लोगों को इनका अपना राष्ट्रपति मिला है और एक तरह की डील हुई है जहां पर इजराइल और यूएस और लेबनान की भाई करने, वो सब आपस में उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर, जनरल साहब हैं, इनके नाम के ऊपर एग्री किया। कितना इनका चलेगा, लेकिन एग्जाम के लिए PIN के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन इन न्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। बाकी दोस्तों ये जो कोर्स है 2025 के लिए, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और 97952155 पे कॉल करके उसके जान सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा।